तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने टोटल फाइंड करना, एवरेज, परसेंटेज, यहाँ पे सब चीज़ें सीखी थी। ठीक है। अगर आप सब लोग नए हो और पहली बार इस वीडियो में जुड़े हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एम एस एक्सेल की एक प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले जो यहाँ पर हमने केस देखा था कि एवरेज और परसेंटेज में जब सेम नंबर्स आ रहे हो और आपको चाहिए कि नहीं ये नंबर्स डिफरेंट भी आ सकते हैं क्या, तो उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स है ना, हमने यहाँ पे जो मार्क्स है डबल क्लिक आप यहाँ करोगे तो रैंक बिटवीन 0 to 100, यानी मिनिमम मार्क्स 0, मैक्सिमम 100 मार्क्स तक मान के हमने चला था। तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि मिनिमम 0 मार्क्स है, मैक्सिमम 80 मार्क्स कोई भी अचीव कर सकता है, यानी कि 80 मार्क्स का एग्जाम था। आपको चाहिए ये सेम फॉर्मूला सब जगह अप्लाई हो जाए, तो यहाँ मैथ से लेके सोशल स्टडीज तक इसको दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और वापस से इसको दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इन सभी नंबर्स में। ठीक है। तो अब इनको तो आपने चेंज कर दिया, लेकिन एवरेज का फॉर्मूला आप देखो, बी थ्री से लेके F3 तक सभी की एवरेज कैलकुलेट कर दी, लेकिन परसेंटेज में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है वो तो चेंज नहीं करे। इसका मतलब क्या, अगर एक एक सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का, तो यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे कितने, 400 मार्क्स के। तो यहाँ 500 की जगह 400 आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको एवरेज मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स दोनों डिफरेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जाना था कि अगर आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इन्हें डिफाइन करना पड़ा, तो अब आप आसानी से और अच्छे से यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम ये बोलते हैं कि हमारे पास एवरेज और परसेंटेज भी आ गया, टोटल मार्क्स भी आ गए। हम चाहते हैं यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट करना। ठीक है। अच्छा, अब रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना है, मेरे पास आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं, जहां पर मेजर आज के टॉपिक का जो कंटेंट है वो रहेगा इफ एंड इफ के कुछ वेरिएशंस हैं। ठीक है, ये हमारा मेथड होता है। तो बेसिकली फर्स्ट हमारा रिजल्ट आएगा कैसे, कि जिन स्टूडेंट को 33% से अबव परसेंटेज मिली है, आप उन्हें पास कर दीजिए। सीधा सिंपल सी चीज है। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर अब काम करने जाता हूँ, इस रिजल्ट में मैं पास और फेल मेंशन करने जाऊंगा। अब पहली बार हम एक ऐसा फॉर्मूला या ऐसा कोई मेथड पढ़ने जा रहे हैं जहां पर हमें नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें यहाँ पे कुछ चेकिंग करनी है। ठीक है। और एमएस एक्सेल में आप कभी भी कोई भी ऐसा काम करने वाले हो जहां पर आप एक कंडीशन को चेक करके उसके बाद डिसाइड करोगे कि क्या काम होना चाहिए, हमेशा वो काम इफ की मदद से ही सॉल्व होगा या इफ के किसी एक वेरिएशन की मदद से सॉल्व होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अलग काम करने का मतलब क्या, कि देखो अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 33 आती है तो मुझे लिखा हुआ मिल जाना चाहिए कि स्टूडेंट पास है। और अगर मुझे 33 से लेसर परसेंटेज मिलती है तो मुझे लिखा हुआ मिल जाना चाहिए कि वो स्टूडेंट फेल है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले इक्वल्स टू, और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का नाम है आई एफ इफ। ठीक है। अब ये इफ फंक्शन क्या करता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट, यानी कि आपको देख के बताएगा कि कोई कंडीशन मीट हुई है या नहीं। ठीक है। एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कोई एक वैल्यू पास होगी। एंड रिटर्न्स अनदर इफ फॉल्स, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो कोई अलग दूसरी अनदर वैल्यू पास करी जाएगी। ठीक है। जब आप यहाँ पे इस फंक्शन को या फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं जो कि पास करने के लिए दिए जाते हैं। पहला पैरामीटर है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर टेस्ट लिखा है तो टेस्ट मीन्स आपको यहाँ पर वो कंडीशन प्रोवाइड करनी है जिस कंडीशन के बेसिस पे आंसर आना चाहिए। ठीक है। सेकंड, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू मतलब कि अगर ये जो टेस्ट था ये अगर ट्रू हो जाता है तो क्या वैल्यू आएगी। एंड थर्ड इज वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर जो फर्स्ट टाइम पे हमने टेस्ट प्रोवाइड किया था वो फॉल्स हो जाए तो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है। ये फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने से पहले, अब देखो, आप अब याद रखना कि हम यहाँ पर जितने भी मेथड्स या फंक्शंस या कुछ भी पढ़ेंगे, जब भी आपको लॉजिकल वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो इस लॉजिकल का दो ही मतलब होते हैं, या तो लॉजिकल ट्रू होता है या तो लॉजिकल फॉल्स होता है। ठीक है। इसके अलावा लॉजिकल का और कोई इंप्लीमेंटेशन या मीनिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आप टेक्निकल टर्म्स में याद रखिए हमेशा। ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा एक, तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट यानी कि एक ऐसा टेस्ट देना है जिसके बदले में आपको क्या मिलेगा, एक ट्रू या फॉल्स आंसर मिलना चाहिए। अच्छा, ये भी पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं, ट्रू या फॉल्स आंसर कैसे मिल सकता है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू, और मैंने बोला 12 ग्रेटर देन 33। ठीक है, मैंने ऐसा मैन्युअली खुद से लिखा।
तो अब यहाँ पर देखिए क्या 12 ग्रेटर देन होता है 33 से, मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक लॉजिकल वैल्यू आ गई। कैसे लॉजिकल वैल्यू आई, जब भी आप यहाँ पर कुछ इस तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा एक लॉजिकल वैल्यू लाकर देता है। लेकिन वो कब करना चाहिए, एक फॉर्मूला के बेसिस पे। फॉर्मूला क्यों बोला मैंने, कि शुरुआत करी मैंने इस सेल को इक्वल्स टू लिखने से। इक्वल्स टू लिखने के बाद आप कुछ इस तरीके के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको इन रिटर्न या तो लॉजिकल ट्रू या लॉजिकल फॉल्स आंसर लाकर ही देंगे हमेशा। ठीक है, अब ये कौन कौन से फंक्शन या यहाँ पे मेरे पास सिंबल्स होते हैं, एक तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू। आई होप ये तो वो फॉर्मूलाज है जो कि आपने, या वो सिंबल्स है जो कि आपने आज से पहले देखे और पढ़े ही होंगे। ठीक है, अगर आपको इक्वालिटी चेक करनी है कि इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट दोनों जगह सेम एग्जैक्ट चीज लिखी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एक और बार इक्वल्स टू को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं पर आप चाहते हो नॉट इक्वल्स वैल्यू को सर्च करना, कि 1 नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो नॉट इक्वल्स के लिए लेस देन ग्रेटर देन एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम यहाँ पे नॉट इक्वल्स बोलते हैं। ठीक है, ये वो सारे सिंबल्स हैं जिन सिंबल्स की मदद से आपको लॉजिकल टाइप के आंसर्स बदले में रिटर्न किए जाते हैं। ठीक है, इन लॉजिकल आंसर्स की मदद से अब हम यहाँ पर इफ फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू इफ लिखता हूँ। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट कि जो परसेंटेज है, क्या ये ग्रेटर देन है 33 से। अब देखो परसेंटेज मैं यहाँ पे खुद से नहीं लिख रहा, मैंने सेल का एड्रेस पास कर दिया, आई कॉलम थर्ड रो। क्या आई कॉलम थर्ड रो ग्रेटर देन 33 है। ठीक है, कॉमा प्रोवाइड करते हैं, तो कॉमा प्रोवाइड करती वैल्यू इफ ट्रू पे आ गई, यानी कि ये लॉजिकल टेस्ट अगर सच है तो क्या आंसर आना चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा PASS पास, तो देखो एक्सेल ना यहाँ पे कोई फॉर्मूला ढूंढने लगा या कोई फंक्शन ढूंढने लगा। मेरे को कोई फॉर्मूला या फंक्शन नहीं चाहिए, मेरे को एक मैसेज चाहिए। जब भी आप एक मैसेज लिखना चाहते हो तो हमेशा डबल कोट्स के अंदर PASS पास लिखना है आपको। ठीक है, जो भी मैसेज लिखना है वो डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। अब देखो डबल कोट्स बंद कर दिया, यानी वैल्यू इज ट्रू पे ये लिखा जाना चाहिए। कॉमा प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू इज फॉल्स, यानी कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट फेल हो जाता है तो वैल्यू इज फॉल्स में क्या आना चाहिए आपके पास, फिर दोबारा डबल कोट्स में आपने यहाँ पर FAIL फेल लिख दिया, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर किया, पास लिखा आता है क्योंकि यहाँ पे 67.3% है। डबल क्लिक करो तो देखो यहाँ फेल हो गया, क्यों, 28.3%, 33 से कम है तो यहाँ पे रिजल्ट फेल आ गया, लेकिन बाकी सभी जगह पर रिजल्ट पास आ गया। ठीक है, मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जंप करेंगे, कि जब आप इफ फंक्शन लिखते हो तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है लॉजिकल टेस्ट, यानी एक ऐसा टेस्ट लिखना है जिसके बदले में आपको आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में कंक्लूड किया जा सके। तो I3 ग्रेटर देन 33, या तो ये बात सच होगी या तो ये बात गलत होगी। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। देन आफ्टर दैट कॉमा, कॉमा प्रोवाइड करते ही हम आ जाते हैं सेकंड पैरामीटर की तरफ। जो सेकंड पैरामीटर है वो क्या कहता है, कि वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर जो आपने टेस्ट दिया वो टेस्ट सही था तो वैल्यू इफ ट्रू क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू ट्रू कंडीशन पे। नेक्स्ट अगेन कॉमा प्रोवाइड करेंगे, वैल्यू इज फॉल्स, कि जो आपने टेस्ट प्रोवाइड करा वो टेस्ट अगर फॉल्स हो जाता है तो आप क्या यहाँ पे आंसर लाकर दिखाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे वैल्यू इज फॉल्स में लिखेंगे। जब भी मैसेज प्रोवाइड करना है किसी तरीके का या फिर आंसर लिखा हुआ मिल जाना चाहिए, तो आपको हमेशा वो पास करना होगा डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, ये तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर हो जाता है। नॉर्मली हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि स्टूडेंट के अबव 33% है तो यहाँ पे पास लिखा आ जाए। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है वो आपसे क्या कहता है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कि if any student is failed in any one of subject then show backlog, otherwise pass them। ठीक है, तो देखो जनरली क्या होता है कि आपको पास होने के लिए हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, तब जाके आप ओवरऑल पास हो सकते हो, नहीं तो आपकी उस सब्जेक्ट में बैक आ जाएगी। ये जनरली जो कॉलेज सिस्टम्स होते हैं वहां पे फॉलो किया जाता है। और रैंक बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल करने का यहाँ पर देखो एक एग्जांपल, कि एक मोहन नाम का स्टूडेंट है, मैथ्स में देखो 2 मार्क्स है, साइंस में 55, इंग्लिश में 19, कंप्यूटर और सोशल स्टडीज में 45। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैथ्स में मोहन फेल्ड है। लेकिन आप ओवरऑल रिजल्ट की तरफ अगर देखोगे तो जो परसेंटेज है वो 40% बनती है, तो जो कि 33 से ग्रेटर है, जिसकी वजह से फर्स्ट रिजल्ट की जो आंसर है वो उसे पास कर दे रहा है। लेकिन जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, सेकंड जो रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे दिखाना चाहिए कि इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट में उसको पास होना है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ नंबर पता होना चाहिए कि वो कौन सा नंबर है, कि इतना नंबर आए हैं तो चलो अब मैं इसको पास या फेल कंसीडर कर देता हूँ। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर देखो किसी भी सब्जेक्ट पे आप डबल क्लिक करो तो मैक्सिमम मार्क्स आपके पास यहाँ पे 80 है। ठीक है, तो
80 का अगर आप 30% निकालोगे तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 24, ठीक है। और 33% अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अम, चलो हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि ग्रेटर देन 26 मार्क्स ही होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे कंक्लूड करोगे कि 26 से ग्रेटर है तो पास करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ऐसा कंपल्सरी या फिर ऐसा कोई खुद से दिया हुआ नहीं है कि क्या आपको मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी लेनी है, तो हम मान के चल रहे हैं जब आपको कोई प्रॉपर असेसमेंट या असाइनमेंट वगैरह मिलता है तो वहां पर आपको जो मिनिमम नंबर है जिसको कि हम यहाँ पासिंग मार्क्स लेके चल रहे हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसी प्रोवाइडेड नंबर के अकॉर्डिंगली फिर आपको आगे अपना पूरा काम करना है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने यहाँ पर अभी इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करा जहां मैं बैकलॉग और पास लिखकर दिखा रहा था, तो इफ फॉर्मूला तो मेरे को जब सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एक ही टेस्ट करने की अलाउंस देता है कि आपने एक ही बार टेस्ट लिखना है। लेकिन अब मुझे टेस्ट करने कितने पड़ेंगे, मुझे एक टेस्ट करना है मैथ्स पे, एक करना है साइंस पे, एक इंग्लिश पे, एक कंप्यूटर पे, एक सोशल स्टडीज पे, 5 टेस्ट हो गए टोटल। और इन 5 टेस्ट को अलग अलग चेक करके तब मुझे फिर फाइनली बैकलॉग या फेल या पास जो भी है वो एक ही बारी में रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली इन काम को करने के लिए जहां पर आपको एक से ज्यादा लॉजिकल वैल्यूज के बेस पे काम करना है, हमारे पास यहाँ पे काम आते हैं कुछ लॉजिकल फंक्शंस। उन लॉजिकल फंक्शंस का नाम क्या है, एक फंक्शन होता है एंड और एक फंक्शन होता है और, ठीक है। एंड और की डेफिनेशन अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर। देखो, अगर आप एक से ज्यादा टेस्ट देना चाहते हो तो एक से ज्यादा 2 टेस्ट हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, से लेके एन नंबर ऑफ टेस्ट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है, कि फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट की बात कर रहे हैं। कि अगर आप पहली बार टेस्ट देते हो, फर्स्ट टेस्ट देने बैठते हो, तो ऐसा हो सकता है कि पहला वाला जो टेस्ट है वो ट्रू हो गया, ठीक है। और जो सेकंड टेस्ट है सपोज ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। एक कंडीशन हो सकती है फर्स्ट टेस्ट ट्रू है और सेकंड टेस्ट फॉल्स है, ठीक है। एक कंडीशन हो सकती है कि फर्स्ट वाला टेस्ट फॉल्स है और जो सेकंड वाला टेस्ट था वो ट्रू हो गया। और या फिर जो दोनों के दोनों ही टेस्ट हैं वो दोनों टेस्ट ही आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप मिनिमम यहाँ पर 2 टेस्ट की बात करते हैं तो मैक्सिमम ये 4 पॉसिबिलिटी अब आपकी बनेंगी। इन पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे एंड और अपना आंसर यहाँ पे लाकर शो करके देगा, ठीक है। कैसे देगा वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन की और के लिए। तो देखो, मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू ए एंड डी एंड, ठीक है। एंड जैसी मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ डेफिनेशन कहती है इट चेक्स वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट आर ट्रू। इसका मतलब कि देखो एंड का काम ये होता है कि आप चाहे इसे कितने भी टेस्ट प्रोवाइड कर दो, अगर सारे के सारे टेस्ट सच हैं, सही है, तो ही आपको आंसर में सही या फिर ट्रू लिखा हुआ मिलेगा। अगर एक भी टेस्ट गलत होता है तो फिर आपको फाइनल ओवरऑल जो आंसर है फॉल्स ही देखने को मिलेगा। ये कहता है एंड, ठीक है। तो देखो लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2 दो वैल्यूज मांगी है तो मैं यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके ये दोनों वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूँ, B20 और C20, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया लास्ट तक। तो देखो ये जो कंडीशन है यहाँ पे मेरी सारे कंडीशन ट्रू थी, इसीलिए मेरे को फाइनल आंसर ट्रू मिला। लेकिन अगर कोई एक भी टेस्ट मेरा फॉल्स हो जाता है तो मेरे को फाइनल ओवरऑल आंसर हमेशा फॉल्स ही देखने को मिलेगा, अगर एक भी टेस्ट फॉल्स हो गया तो, ठीक है। वहीं पर जो और है इसका जस्ट अपोजिट काम करता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ आर और इक्वल्स टू ओ आर और, तो मैंने फर्स्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी, कॉमा ये सेकंड वैल्यू प्रोवाइड कर दी, एंटर किया, इसको कॉपी किया। एंड का काम क्या था, जब तक सारी वैल्यू ट्रू नहीं मिल जाती तब तक ट्रू आंसर नहीं देगा। और का काम क्या है, जब तक सारी वैल्यू फॉल्स नहीं मिल जाती तब तक फॉल्स आंसर नहीं देगा, जस्ट उल्टा, ठीक है। अगर एक भी ट्रू है, अगर मान लो आप 10 टेस्ट करने जा रहे हो, 10 में से एक भी टेस्ट ट्रू हो गया तो फाइनल ओवरऑल आंसर और जो है वो ट्रू ही दे देता है। तो अब देखो मुझे यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज तो करना है जहां पे मैं बैकलॉग या फिर पास रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन इन फंक्शंस के साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करना है वो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ आया, एक बार सभी लोग कंफर्म करना, ठीक है। चलिए, अब आते हैं रिजल्ट नंबर सेकंड पे। जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट हमारा क्या बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू, सबसे पहले इफ, ठीक है, आपने इफ लिखा, लॉजिकल टेस्ट। तो आप यहाँ पे जो टेस्ट है वो ए एंड डी एंड की मदद से पास करोगे। क्यों करोगे, एंड ही क्यों चूज किया। देखो क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो नीचे की तरफ ध्यान से, आपसे ये बोला जा रहा है कि स्टूडेंट इज फेल्ड इन एनी वन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कंपलसरी है सारे के सारे सब्जेक्ट पास ही होने चाहिए। एक भी सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें पास नहीं है तो फिर उन्हें बैकलॉग प्रिंट कर देनी है।
इसीलिए हम यहाँ पे एंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एंड क्या करता है, सारे के सारे कंडीशन को ट्रू सर्च करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि देखो ये जो मैथ्स के मार्क्स है ना, इसको मैंने टेस्ट दे दिया कि ग्रेटर देन 26 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 26 कॉमा, फिर मैं कहता हूँ कि ये जो साइंस के मार्क्स है ना, ये भी ग्रेटर देन 26 होने चाहिए, कॉमा ये जो इंग्लिश के मार्क्स हैं ये भी ग्रेटर देन 26 होने चाहिए, कॉमा जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं ये भी greater than 26 and then comma social studies marks greater than 26। ठीक है, अब बहुत बच्चों के मन में यहाँ डाउट आता है क्या कि मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके सभी को सिलेक्ट नहीं कर सकता, नहीं, क्योंकि वो फिर एक ही इंफॉर्मेशन हो जाएगी ना अगर आपने रेंज दे दी तो। यहाँ पर कॉमा से सेपरेट होके आपको 5 कंडीशन दी गई हैं अभी, अगर आप रेंज दे देते तो वो एक ही कंडीशन कंसिडर करता उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं, सभी सब्जेक्ट को चेक करना है कि क्या वो ग्रेटर देन 26 है या नहीं है। ठीक है, नाउ कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, कि एंड फंक्शन, ठीक है, ध्यान देना एंड फंक्शन को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, और ये किस में है, लॉजिकल टेस्ट में, यानी कि इतना पार्ट किसको पास हुआ, इफ फंक्शन के लॉजिकल टेस्ट को ये एंड फंक्शन पास हो गया। तो बॉड मास रूल क्या करता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो जो एंड वाला ब्रैकेट है पहले एंड वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद फिर हम बाहर इफ वाले ब्रैकेट पे आएंगे। तो मैंने क्या करा कि जहां पर ये ब्रैकेट क्लोज हुआ है एंड का, यहाँ आके अब मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, वैल्यू इफ ट्रू, अगर कंबाइंडली सारे के सारे टेस्ट सच हैं तो क्या आंसर आना चाहिए, सारे टेस्ट सच हैं तो आप यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, कॉमा वैल्यू इज फॉल्स, एंड क्या कहता है एक भी गलत होगा तो मैं फॉल्स आंसर दे दूंगा, और अगर एक भी फॉल्स आंसर आता है तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट कर दोगे, आप यहाँ पे बैकलॉग प्रिंट कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इफ का ब्रैकेट बंद कर दिया। ध्यान रखना जितने ब्रैकेट्स ओपन करे हैं उतने ब्रैकेट्स बंद होने भी चाहिए, एंड का ब्रैकेट पहले ही बंद हो गया था, इफ का ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दिया, एंटर प्रेस किया, बैकलॉग आया है, मैथ्स में 14 है, कंप्यूटर में 0 है, आना था। ठीक है, और डबल क्लिक करोगे तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे पास हैं, बाकी सभी स्टूडेंट की यहाँ पे बैकलॉग है। क्यों? क्योंकि आप एक ना एक ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पर देख पाओगे जिसमें 26 से कम मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि 25 मार्क्स मैथ्स में, सोशल स्टडीज में 16 हो गया। ठीक है, साइंस में 16 सेकंड स्टूडेंट का, प्रिया के 5 मार्क्स कंप्यूटर में, सोहन के 2 मार्क्स, मोहन के 3 मार्क्स, सुनील के 1 मार्क्स कंप्यूटर में, आकाश के 17 मार्क्स इंग्लिश में। ठीक है, बाकी जो श्रेया और मनीष है इनके 26 से ग्रेटर ही है मार्क्स सभी सब्जेक्ट में, इसीलिए यहाँ पर पास आ गया। तो रैंक बिटवीन फॉर्मूला हमने इसीलिए यूज किया था, ये हमें बार बार नए नए नंबर्स लाकर देगा, बार बार नंबर नए नंबर्स के बेसिस पे हम आंसर्स को चेक और वेरीफाई भी कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा इफ की एक वेरिएशन। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, चेक इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी मेडिकल इमरजेंसी, कि क्या किसी स्टूडेंट को मेडिकल इमरजेंसी थी, अगर थी तो उसे पास कर दिया जाए। ठीक है, अदरवाइज स्टूडेंट को फॉलो करना है फर्स्ट क्वेश्चन का क्राइटेरिया। फर्स्ट क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या था, 33% से अबव होने चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये कहना चाहता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 33% से कम है, लेकिन वो कम क्यों है, उसको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था, कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, तो आप क्या करो कि उसके मार्क्स कम होने के बावजूद भी पास कर दो। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की मेडिकल इमरजेंसी भी नहीं थी, परसेंटेज भी 33 से कम है, तो जाके आप उसे फेल करोगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे दोबारा सेम यहाँ पे लिखते हैं, रिजल्ट अंडरस्कोर 3, थर्ड टाइप ऑफ रिजल्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा इफ ही होगा, लेकिन अब की बार जो वेरिएशन है वो इफ के साथ हम और यूज करेंगे। क्यों? उस और को यूज करने से पहले देखो मेरे पास ये जो टेबल है, जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कहीं भी मेडिकल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट इमरजेंसी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉलम ही इंसर्ट करते हैं। चलो मैं यहाँ चाहता हूँ कि बी कॉलम में मेडिकल सर्टिफिकेट का नाम का कॉलम बन जाना चाहिए। मैंने बी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेडिकल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रैंडमली यस नो लिख देता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आंसर जो है वो कैलकुलेट करके मुझे लाना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे, ये मेरी टेबल हो गई, मैं यहाँ पे थर्ड रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैंने लिखा इक्वल्स टू इफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इफ लिखने के बाद ओ आर और लिखता हूँ, तो देखो और फॉर्मूला आ गया, सिलेक्ट करते हैं लॉजिकल वन। देखो मेरी पहली कंडीशन तो ये है कि जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 33 से। तो अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 33 है तो फिर वैसे ही पास हो जाएगा, फिर तो मेडिकल का कोई लेना देना ही नहीं है।
कॉमा सेकंड लॉजिकल टेस्ट मेरा ये है कि ये जो कॉलम है मेडिकल वाला, इसमें जो थर्ड सेल है B3, यहाँ पर ठीक है क्या लिखा होना चाहिए, इक्वल्स टू लिखा होना चाहिए YES, यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, J3 की वैल्यू ग्रेटर देन 33, ठीक है, और B3 की वैल्यू यस होनी चाहिए। तो दोनों में से एक भी कंडीशन सच है, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं मैं, दोनों में से एक भी सच है तो आप यहाँ पे पास कर दो। क्यों पास कर दो, पहली कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 33, अगर परसेंटेज 33 से ज्यादा है तो पास करना ही है। दूसरी कंडीशन क्या है, B3 में यस यानी मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ है, अगर परसेंटेज पास नहीं भी है और मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है तो पास करना है, तो यहाँ पे मैंने पास लिख दिया। अब कॉमा वैल्यू इज फॉल्स, कि भाई ना तो ग्रेटर देन 33 परसेंटेज है और ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो वैल्यू फॉल्स में क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। ठीक है, लेकिन कैसे, डबल कोट्स में लिखना है ये। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, और उसके बाद आप यहाँ पर देखो डबल क्लिक करके, ये रहा। फिलहाल यहाँ पे सभी स्टूडेंट पास हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देखो, परसेंटेज जो बनती है 13.5 परसेंटेज है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली तो फेल ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखो मेडिकल वाले कॉलम में यहाँ पे यस लिखा है कि मनीष की कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी जिसकी वजह से कुछ इतने परसेंटेज आए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उनको पास कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो इफ फॉर्मूला है, ये जो इफ हमने पढ़ा, आज दो वेरिएशन पढ़ी, इफ फॉर्मूला एमएस एक्सेल का फंडामेंटल है। आपके पास आगे आने वाले बहुत सारे एडवांस्ड ऐसी चीजें आप पढ़ोगे जिसके फंडामेंटल बेसिस पे इफ काम करता है, और सिर्फ एमएस एक्सेल तक ही वैलिड नहीं है। एमएस एक्सेल, पावर बीआई, माई सीक्वल, पाइथन प्रोग्रामिंग, आर प्रोग्रामिंग, आप कुछ भी बात कर लो, इन सभी के सभी में इस इफ का कॉन्सेप्ट सेम इसी तरीके से काम करता है। हाँ, लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने आज यहाँ पे पढ़े वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अगर कोई भी इंटरव्यू, असिस्मेंट या टेस्ट प्रोवाइड करने जाते हो ना, तो कुछ ना कुछ तरीके से इफ से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और मैं ऐसा उम्मीद करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आपको समझ आया होगा। और अगर किसी को भी नहीं समझ आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट्स में आप लिखिए और मुझे बताइए कि मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को ऐड करके कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये वाला पार्ट आपने कैसे सॉल्व किया या इसका मतलब क्या है, वो मतलब नहीं समझ आया, मैं आपको अच्छे से उसे एक्सप्लेन करने में हेल्प करूंगा। और डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस से रिलेटेड जितने भी और पर्टिकुलर टॉपिक्स है वो वन बाय वन आपको इंट्रोड्यूस करते हुए मिलेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, और आपका फीडबैक बहुत जरूरी है हमारे चैनल के लिए, क्योंकि आपके फीडबैक के बेसिस पे ही हमें आगे आने वाला पूरा सारा काम कंप्लीट करना है। और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कुछ पर्सनलाइज्ड टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, सब्जेक्ट वाइज कुछ क्लासेस को अरेंज करवाना, तो आप कमेंट डाउन कीजिए, और आप डेटा एनालिसिस कमेंट डाउन कीजिए कि आपको पर्सनलाइज कुछ क्लासेस चाहिए, तो मैं आपके लिए वो क्लासेस अरेंज करवाऊंगा। और वो क्लासेस में मैं ही आपको डायरेक्टली इन सभी टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल प्रोवाइड करेंगे, और साथ के साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम अपनी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे कंटेंट एंड टॉपिक सभी कुछ समझ आया होगा, आपको आसान लगा होगा। और देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी मेथड्स हैं जो मैं आपको असेसमेंट के तौर पे प्रोवाइड करूंगा। आप यहाँ पर तो ये सारी चीजें सीख ही रहे हैं, साथ के साथ मुझे आप सभी लोगों से भी आपकी मेहनत चाहिए इसमें। आपकी मेहनत कैसे, कि जो भी आप सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो देख के समझ जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद से उस काम को नहीं करेंगे तब तक आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप उतना हेजिटेट करते रहेंगे जब तक आप खुद से ये काम नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, अगली वीडियो में हम एमएस एक्सेल के और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूला मेथड लेकर आएंगे, साथ के साथ एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस कंपलसरी इंपॉर्टेंट है वो सारी भी हम आपको जल्दी लाके प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।